नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर जो माना जा रहा है कि आ सकती है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, नवंबर तक का दायरा इसका हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में तीसरी लहर समाप्त होने तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे, ये बेहद बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये बात सोमवार को कही। मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम हुई इस बैठक में कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता है। बच्चों की जिंदगी हम दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए तीसरी लहर की आशंका समाप्त होने के बाद ही स्कूल खुलेंगे। उन्होंने ये भी कहा, स्कूल सिर्फ पहले से ही निर्धारित ट्यूशन फीस ले सकेंगे, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे चिंता इस बात की है कि लोग अब बिना मास्क के ही बाहर घूम रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रालय के सामने बाजार में एक साथ 600 से ज्यादा लोग देखे गए और इनमें से 70% ने मास्क नहीं लगाया था। ये तो तीसरी लहर को आमंत्रित करना है। बिल्कुल ठीक कहा मुख्यमंत्री ने। बड़ा फैसला, लेकिन संवेदनशील फैसला और जरूरी फैसला, हालांकि बच्चों और उनके पेरेंट्स की चिंता को बढ़ाने वाला फैसला। एक तकलीफ है बच्चों की स्कूल की। अभी तीसरी लहर की संभावनाओं के कारण जो अभी आपके सामने व्यक्त की गई है, हम स्कूल खोलने का फैसला नहीं कर पा रहे क्योंकि बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन स्कूलों में भी शिक्षकों की सैलरी का सवाल, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में, और दूसरे पालकों की दिक्कत का भी सवाल है। अब मुझे जगह जगह पालक कहते हैं कि पढ़ाई हो नहीं रही लेकिन फीस बढ़ा दी गई है। हमने पिछले साल तय किया था, वो फैसला कलेक्टर जरा कड़ाई के साथ इंप्लीमेंट करवाए। ट्यूशन फीस के अलावा और कोई वसूली बच्चों से, पालकों से नहीं होगी और ट्यूशन फीस भी पिछले साल से इस साल बढ़ाई नहीं जा सकेगी किसी भी कीमत पर। ये मेरे साफ और स्पष्ट निर्देश है। तीसरे लहर की संभावना है, जैसे ही हम समाप्त करेंगे हम स्कूल खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मोदी मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार, मोदी मंत्रिमंडल का जो ये दूसरा टर्म है उसका पहला विस्तार 7 जुलाई की सुबह 11 बजे हो सकता है इसलिए कि राजनीति में बहुत सारी अगर मगर होती हैं, इसलिए सेफर साइड हो सकता है का उपयोग उचित होगा। कैबिनेट में अभी 28 मंत्रियों के पद खाली हैं। बताया जा रहा है कि 17 से 22 इसमें जो चेहरे हैं वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 दिनों में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ कैबिनेट विस्तार पर गहन चिंतन, मनन, मंथन किया है। सूत्रों की माने तो मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से 2 चेहरे शामिल हो सकते हैं। एक चेहरा तो आप और हम सब जानते ही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और दूसरे चेहरे को लेकर अभी चर्चाओं का दौर गर्म है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम रोल निभाने वाले सिंधिया निश्चित तौर पर कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, इसे तय माना जा रहा है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी कई नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और इसका जोड़ घटाना 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से सीधे जुड़ा हुआ है। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 1 डिप्टी पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ी खबर और सबको इंतजार कि वो घड़ी बुधवार आ ही गई है। तो आप देख रहे हैं कि मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से 2 चेहरे हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश से 3 से 4। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है।
महाराष्ट्र से 1 या 2 और बिहार से 2 से 3, राजस्थान 1, असम में 1 से 2 चेहरे आ सकते हैं। तो ये राज्यवार गणित जो है वो हम बता रहे हैं आपको। पश्चिम बंगाल से 2, उड़ीसा से 1, मध्य प्रदेश से संभावित 2, उत्तर प्रदेश 3 से 4। एक चर्चित गीत है बॉलीवुड की फिल्म का, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के। और ये सिर्फ सियासत या फैशन वर्ड या ग्लैमर वर्ड का ही सच नहीं है। रिश्ते वाकई बड़े अजीब होते हैं। अजीब इसलिए होते हैं कि हम इंसान अजीब होते हैं। न रिश्तों की कई बार हम कद्र कर पाते हैं, न उन्हें ठीक से समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ हम जिन रिश्ते नातों की बात कर रहे हैं वो राजनीतिक बिरादरी से जुड़े हैं, और यहाँ इन रिश्तों की गहराई का अंदाज़ा लगाना और मुश्किल है। महाराष्ट्र में 1.5 साल पहले तलाक 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 कहने वाली शिवसेना और बीजेपी फिर एक दूसरे से नज़दीकियों की पींगें भर रही हैं, और मिसाल आमिर खान और किरण के अलगाव की दी जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहले तलाक तलाक, फिर शुरू हुई तकरार, अब प्यार का इकरार। ये रिश्ता क्या कहलाता है? महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के रिश्तों में फिर नया ट्विस्ट आ सकता है। 20 महीने पहले 30 साल पुराने रिश्तों को तलाक तलाक कहने वाली दोनों पार्टियां अब प्यार का इकरार करती दिख रही हैं। दरअसल सोमवार से राज्य विधानसभा का 2 दिन का मानसून सत्र शुरू हुआ। इसके एक दिन पहले विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने दोनों के रिश्तों को फिर नया मोड़ देने की कोशिश की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान फडणवीस ने कहा कि शिवसेना हमारी शत्रु नहीं है, वैचारिक मतभेद हैं। हालांकि उन्होंने शिवसेना से किसी भी तरह की चर्चा शुरू होने से इनकार किया। वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्यासोबत निवडून आलेले आमचे मित्र आमचा हात सोडून ज्यांच्या विरुद्ध निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले। त्याच्यामुळे मतभेद उभे झाले ना। ते काही धुऱ्याचा वाद थोडी आहे की म्हणजे सुधीर भाऊचा धुरा काही उद्धवजीच्या धुऱ्याला लागून आहे आणि त्यांनी यांच्या धुऱ्यावर काही अतिक्रमण केलं असं नाही आहे। त्याच्यामुळे हा काही आमचा धुऱ्याचा वाद नाही आहे किंवा आमचं कुठलंही शत्रुत्व नाही आहे, पण वैचारिक मतभेद आहेतच। वैसे राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ विपक्ष के नेता आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं, पर शिवसेना के प्रति उनका रुख नरम है। उधर तीखे और चुटकीले तीर दागने वाले शिवसेना सांसद संजय राउत के तेवर भी अब बदल गए हैं। पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है ना। ये मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली। और फडणवीस साहब का भी यही कहना है, राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, आप देखो आमिर खान और किरण राव रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त थे, बोला ना, वैसे है ये। रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम, दोस्ती रहेगी राजनीति में। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका अगला सवाल का जवाब मैं पहले दे रहा हूँ। बीजेपी और शिवसेना के साथ आने की अटकलें पिछले महीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद से ही लग रही हैं। उद्धव ने करीब आधे घंटे तक पीएम के साथ अकेले में बातचीत की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम कोई नवाज शरीफ थोड़ी हैं जो उनसे अकेले में बात नहीं हो सकती। दूसरी तरफ गठबंधन में अनबन की खबरों का दौर भी चल रहा है। ताजा बयानबाजी से एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी के पेचअप की खबरों को बल मिला है। आने वाले दिनों में बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के, पल भर में बिगड़ते हैं और पल भर में बनने की तरफ मुड़ जाते हैं। और मिसाल भी क्या ज़बरदस्त दी जाती है कि आमिर और किरण राव, देखिए ना, अलग हो गए लेकिन साथ में खड़े हैं। दोस्ती है, दोस्ती हमारी भी है। अब अगला सवाल और बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि हम कोई सरकार वरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कॉन्फिडेंस है सर, इसीलिए तो राजनेता राजनेता होता है सर, उसके मुकाबले कोई खड़ा नहीं हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और ये भी राजनीति के, देश की राजनीति के एक बेहद दिलचस्प किरदार से जुड़ी है। नाम है लालू प्रसाद यादव, यानी सियासत की वो शख्सियत जिनका नाम आते ही लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी आ जाती है और उत्सुकता भी छा जाती है। लेकिन खुद लालू इन दिनों खासे दुखी नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि आरजेडी के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में लालू अपने जेल के दिनों को याद करके रो दिए। लालू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तेजस्वी और राबड़ी नहीं होते तो मैं रांची में ही खत्म हो जाता।
वहीं जनता से वायदा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द पटना आएंगे और सभी से मेल मुलाकात करेंगे। लालू के भाषण में चुनाव के दौरान जेल में रहने का मलाल भी नजर आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान वह जेल में तड़पते रह गए, बाहर नहीं आ सके, नहीं तो सबको बता देते बर्बाद कहीं के। लोहिया ने बालाघाट से पिछड़ा पाकिस्तान में साथ, इन बातों को लेकर के जितने भी समाजवादी लोग हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आज हमारे बीच में नहीं है, हम लोग संघर्ष छिड़ा कि लागू करो, मंडल कमीशन लागू करो। ट्रेन पकड़ के हम लोग गोरखपुर के रास्ता में आ रहे थे दिल्ली, और उस समय के सरकार कूड़ा घाट है, कूड़ा। उम्र का असर और वक्त की तकरार दोनों का गहरा असर लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर है, लेकिन शुभकामनाएं उनको भी। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां सोमवार को मालवा और निमाड़ में सियासत के दिग्गजों ने अपनी ताल ठोंकी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जहां पिछले दिनों की कुछ घटनाओं को कानून व्यवस्था का मसला बताने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ 4 दिनों के मालवा निमाड़ के दौरे पर निकले ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कोई कसर छोड़ते नजर नहीं आए। मालवा निमाड़ में दिग्गजों की आमद से नई हलचल शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ नेमावर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने धार बड़वानी का दौरा किया, वे इंदौर भी जाएंगे। दूसरी तरफ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 4 दिनों के मालवा निमाड़ के दौरे पर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी इंदौर दौरा प्रस्तावित है। यानी प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर थमते ही चुनावी लहर हिलोरे मारने लगी है। ऐसा क्यों, ये भी जान लीजिए। आने वाले दिनों में खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा उपचुनाव है। वैसे रेगांव और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं, लेकिन जोरदार मुकाबला खंडवा का माना जा रहा है। कांग्रेस इस लड़ाई की तैयारी में जुट गई है। हम लोग 4 उपचुनाव हैं प्रदेश में, 3 विधानसभा के, 1 लोकसभा का। लोकसभा की बैठक तो मैं खुद लेके आया हूँ खंडवा की। हमारी सारी तीनों विधानसभाओं में हम अपना कार्यकर्ताओं का जाल फैला रहे हैं, उनके कार्यों को हम बंटवारा कर रहे हैं। इस मुकाबले में कांग्रेस खेमे से कद्दावर नेता अरुण यादव की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। उधर बीजेपी में दावेदारों की फहरिस्त लंबी है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नाम शामिल हैं। लेकिन इस रेस में सबसे आगे पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह माने जा रहे हैं। उनके समर्थकों ने प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर उनकी दावेदारी भी जताई। हम सबका भी मत ये है कि नंद कुमार सिंह चौहान जी के सपनों को साकार करना है, और उनके सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है, और हम सब मिलकर साथ में मिलकर काम करेंगे। तो ये बचा हुआ कार्यकाल जिस पर इसी पॉलिसी के तहत अधिकार बनता है हर्षवर्धन सिंह चौहान जी का, और उन्हीं को पार्टी ने टिकट देना चाहिए, ये हम ऐसी मांग भी करते हैं। और लाखों वोटों से जीतकर आएंगे और लोगों की श्रद्धांजलि पूरे क्षेत्र की उन्हें रहेगी। एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव 2023 के आम चुनाव पर कितना असर डालेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन दमोह की हार के बाद बीजेपी अब पूरा दम लगाएगी। रही बात कांग्रेस के सेनापतियों से मुकाबले की, तो बीजेपी कमलनाथ की दिल्ली में बढ़ती सक्रियता और उनकी अगली भूमिका पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी दिग्विजय सिंह की सक्रियता को खुद के लिए फायदेमंद और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक मानती है। इस लिहाज से आने वाले चुनाव दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि देश में अपने लक्ष्य को अचीव करने वाले जो अग्रिम पंक्ति के राज्य होंगे, मध्य प्रदेश बेहिचक उसमें शामिल होगा। लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों का उत्साह कभी कभी भारी भी पड़ जाता है। भोपाल में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। सोमवार को उत्साही लोगों की भीड़, क्योंकि अब काफ़ी प्रचार है और लोग ये भी समझ रहे हैं कि वैक्सीन ही कवच है। कोविशील्ड का दूसरा डोज लगाने के इरादे से एक सेंटर पर जो भोपाल में बनाए गए हैं, 25 सेंटर बनाए गए हैं, और लक्ष्य 10,000 लोगों को वैक्सीन के डोज लगाने का था।
लेकिन वैक्सीनेशन की शुरुआत के 2-3 घंटे में ही कई सेंटर्स पर हंगामे जैसी स्थितियां बन गई। शिवाजी नगर में सरस्वती शिशु मंदिर वैक्सीनेशन सेंटर में 2 घंटे के भीतर ही सारे स्लॉट बुक हो गए। जैसे किसी सिनेमा घर के टिकट आज से 10-15 साल पहले बुक हो जाने के बाद बाहर उत्साही दर्शकों की भीड़ खड़ी रहती थी। तो यहाँ खड़े जो वैक्सीन प्रेमी थे और जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे, ऐसे करीब 800 लोगों को जब ये जानकारी दी गई कि उनकी पारी अब आज नहीं आने वाली है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। मामले को संभालने के लिए हबीबगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस सेंटर पर कुल 40 डोज लगाई जानी थी। इसके स्लॉट 11 बजे तक बुक हो चुके थे। इस कारण स्टाफ ने रजिस्ट्रेशन करना ही बंद कर दिया। होशंगाबाद सहित दूसरे कई शहरों से भी मध्य प्रदेश के जो दूसरे बड़े टाउन्स हैं वहाँ भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इसी तरह का हुजूम लोगों का नज़र आ रहा है। और जल्दी स्लॉट बुक हो जाने के बाद जो लोग वैक्सीन लगाने से उस दिन वंचित होते हैं, उनका नाराज़गी या उनका गुस्सा भी कुछ इसी तरह फूट पड़ता है। देखिए आप, पुलिस के जवान को कितनी मशक्क़त करनी पड़ी। तो ये भोपाल के सरस्वती शिशु केंद्र पर बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें हैं, जहां लोगों को जब बताया गया कि आज के सारे स्लॉट बुक हैं और उन्हें घर जाना होगा, तो लोगों ने दुखी होकर कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहले यहाँ बताया गया कि ऑफलाइन सब कैंसिल हो गए, ऑनलाइन लाइन में लगी है। आप लोग लाइन में लगे हुए अभी 1-1.5-2 घंटे 3 घंटे के बाद में बोलिए कि अब वैक्सीन खत्म है, अभी ऑनलाइन वालों को मिलेगी। इतनी दिक्कत है, कितनी भीड़ है कि यहाँ देखिए भीड़ कितनी मारामारी हो रही है। लाइन में लगे हुए हैं। अब हम लोग अभी तक पहुँचे नहीं। अभी तक तो बाकायदे चल रहा था कि टीका लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा, लग भी रहा था जी, लोग लगा के जा भी रहे। अब एकदम से बोल दिए नहीं तो लाइन में क्यों लगाया। लोगों का गुस्सा तो समझ में आता है, लेकिन ये नासमझी समझ में नहीं आती कि वैक्सीन लगवाने हम ज़रूर गए हैं, लेकिन जिस तरह का झुंड और हुजूम बनाकर गए हैं वो तो मुख्यमंत्री जी की वही बात की याद दिलाता है कि तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी पूरी तरह इसका ठीकरा लोगों के सरी फोड़ना ठीक नहीं है। ये प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग के अमले की भी जिम्मेदारी है कि ये इंश्योर करना चाहिए हमें कि उतने ही लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचें जिनको वैक्सीन देने की डोजेज़ हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे जो भी व्यक्ति वहाँ आए ये इंश्योर हो कि बिना हबड़ तबड़ के भीड़ भाड़ के उसको आसानी से वैक्सीन लगाई जा सके, जैसा हमने मार्च और अप्रैल के आरंभिक दौर में देखा था। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो जिम्मेदार तंत्र के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी। राजधानी में वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति भी तेज़ हो गई है। इधर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का दावा है कि प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को लगातार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। बंसल न्यूज़ से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन को लेकर कांग्रेस झूठी अफवाहें फैलाकर जनहित के खिलाफ कदम उठा रही है। मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, वैक्सीन की कमी लगातार देखने को मिल रही है, ऐसे आरोप लगाया जाता है। वैक्सीन की उपलब्धता के लिए भारत सरकार से बातचीत हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने भी करी है, हमने भी करी, और वैक्सीन मिल भी रही है। जैसे जैसे वैक्सीन हमको मिलती जा रही है उसको हम लगाते जा रहे हैं, और आज 2nd डोज कोविशील्ड का लग रहा है। आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, इनका कहना है कि केंद्र सरकार लगातार जो है वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जाए, जिससे तीसरी लहर से बचा जा सके। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब बात एक ऐसे संत की जिसने एक नदी को बचाने के लिए जान की बाजी लगा रखी है। फिल्म गाइड तो आपको याद होगी, जिसमें देवानंद बने तो एक फर्जी संत हैं, लेकिन वो असली संत में रूपांतरित हो जाते हैं और उस गांव में बारिश के लिए वो अपना जीवन अर्पित करते हैं। कुछ इसी तरह की जो मिसाल है, ये तो फिल्म से रियलिटी की कोई मिसाल नहीं है, लेकिन संत तो संत होते हैं, और जिन संत की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है भैया जी सरकार। और जिस नदी की रक्षा की वो बात करते हुए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, उस नदी का नाम है हम सबकी प्रिय, जीवनदायिनी और परम श्रद्धा का और आस्था का केंद्र नर्मदा। नर्मदा को बचाने के लिए 260 दिनों से अनशन कर रहे हैं भैया जी सरकार।
और उनकी हालत बेहद नाजुक है और नागपुर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दरअसल भैया जी सरकार और नर्मदा संरक्षण को लेकर उनका संघर्ष कई मायनों में खास है। नर्मदा मिशन के संस्थापक भैया जी सरकार एक संत जरूर हैं, लेकिन मूल रूप से वो प्रकृति के संरक्षण के लिए सक्रिय एक सजग नागरिक और कार्यकर्ता अधिक नजर आते हैं। नर्मदा को बचाने का उनका आंदोलन सिर्फ भावुक आस्था पर टिका है, ऐसा नहीं है। कुछ समय पहले बंसल न्यूज ने भैया जी सरकार से उनके मिशन के बारे में बात की थी। तामिया के नीचे जो पाताल कोट है वहां, जहां वो चतुर्मास का डेरा डाले हुए थे। नर्मदा संरक्षण को लेकर उनकी सोच और कोशिश पूरी तरह से वैज्ञानिक है। देखिए क्या कुछ कहा था इस बातचीत के दौरान भैया जी सरकार। आज सबसे बड़ी चुनौती जो है जो देखने के लिए प्रांतों में मिल रही है वो है जल संकट, और पूरा जल पर जो आश्रित हो रहे हैं राज्य, वो सिर्फ नर्मदा को देख रहे हैं कि नहीं आने वाले समय में नर्मदा हमें जीवन देगी। लेकिन धीरे धीरे उसके तटों पर जो अंधाधुंध यही अभ्यारण्यों का जो पर्वतों को मान ये जंगल असाधारण नर्मदा के तटीय क्षेत्र में ही है, इनका कटना, फिर इसके बाद उसका खनन होना, मतलब खनन माफिया, वहाँ पर जंगल माफिया, इन्होंने पूरे नर्मदा के वो जीवन क्षेत्र जिसको राइपेरियन जोन बोलते हैं या माँ का जो जीवन बोलते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहे थे। हमारा प्रयास नर्मदा के पथ पर रहा है कि वहाँ से लगे हुए जो गांव और नगर है उनको जागृत करके पुनः जो है उस तट और पथ का संरक्षण, संवर्धन और शुद्धिकरण है। बहुत अच्छा लगता है जब किसी संत के मुख से वैज्ञानिक टीका टिप्पणी भी सुनने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि इस देश में ये परंपरा नहीं रही है। संत ही वैज्ञानिक भाषा का सबसे बड़ा धनी होता है। राइपेरियन जोन, जैसा भैया जी सरकार ने कहा, नदी का ये वो क्षेत्र होता है जो नदी प्रकृति के साथ मिलकर अपने संरक्षण के लिए स्वयं निर्मित करती है। यहाँ ऐसी घासें होती हैं, ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जो नदी में कचरा मिलने से या नदी के लिए संकट पैदा करने वाली सामग्री नदी में मिलने से रोकती हैं। लेकिन हम सब दुर्भाग्य से उस राइपेरियन जोन को बुरी तरह नष्ट करते जा रहे हैं, और यही वजह है कि आज वो नदियाँ जो जीवनदायिनी थीं, जिनमें हम देखते थे कि जिनका पानी अंजुरी में भरकर भी पिया जा सकता था, वो सारी नदियों का पानी शुद्ध करने की तमाम कोशिशों के बाद भी अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंचता है। ये आपके हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। कोविड की चुनौती के बीच में इसको अपने घर में एसी चलाते हुए, कूलर चलाते हुए, पंखा चलाते हुए भूल मत जाइएगा बाबू, नहीं तो बहुत भुगतेंगे। ये याद रखिएगा, भुगतने की शुरुआत तो हम कर चुके हैं, आगे ऐसा ना हो सर, समझ जाइए। चलिए अब दीजिए इजाज़त और फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में।